हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज जो हमारी क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल क्लास होगी। सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी हमारी वीडियो स्किप नहीं करेंगे साथी, ठीक है। यह प्रश्न जो होने वाला है, वीडियो जो होने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जिस का PYQ है। यह पार्ट हमारा 86 है। आरपीएफ बैच के हिसाब से यह पार्ट देखे तो यह पार्ट हमारा 36 साथी, ठीक है। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक से वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो को स्किप करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो हमारी बहनें देख रही हैं, जो मेरे भाई देख रहे हैं साथी, ठीक है। पहले आप लोग क्या कीजिए, पहले 5 से 6 प्रश्नों को क्लियर कीजिए आप लोग, ठीक है। उन प्रश्नों को हल कीजिए, आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए प्रश्न स्पेशल है या नहीं है साथी, ठीक है। तब आप लोग पूरा वीडियो को फुल वॉच करना साथी, ठीक है। बाकी मित्रों, हम चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न सभी साथी पढ़ेंगे, और जो हमारे प्रिय साथी भाई बहनें चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जो घंटा होता है उसको दबा दें, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा साथी, ठीक है। जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो पहले वीडियो आपके पास आएगा साथी, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना। बाकी आप लोग प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप लोग प्रश्न को पढ़िए साथी, ठीक है। और हर एक टॉपिक बताएंगे कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं साथी, ठीक है। सब कुछ इस वीडियो में ना क्लियर कर दें साथी, और हर एक वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में बताऊँगा आप लोग को, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर कौन सा है। तो साथी ध्यान रखना, महासागर से प्रश्न पूछा है, इतनी बातों को गौर से सुनना आप लोग, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर वह कौन सा है। प्रशांत महासागर है, दक्षिण ध्रुवी अंटार्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है। तो साथियों, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है, और कोई भी साथी तुक्का का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है -1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में उपलब्ध साथी, ठीक है। बाकी बता दी, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही महत्वपूर्ण था साथी, ठीक है। बाकी सभी साथी हमारे अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज का प्रश्न नंबर हमारा है दूसरा, तो दूसरे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यह प्रश्न बोलने का प्रयास क्या कर रहा है। बोला है, किसी वस्तु या पदार्थ, परमाणु या अणु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित होने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य की विशेषता के रूप में को परिभाषित किया जाता है। तो साथ ही ये प्रश्न पूछा है फिजिक्स का, इतनी बातों को ध्यान रखना। और पूरे साइंस से मात्र 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 प्रश्न फिजिक्स से, 2 प्रश्न केमिस्ट्री से, 2 प्रश्न बायोलॉजिकल सिस्टम से, ठीक है। इतनी बातों को गौर से सुनना। बाकी इस प्रश्न का आंसर देखते हैं क्या हो सकता है, आप लोग के लिए बताएंगे आप लोग। स्पेक्ट्रम होगा, क्या स्पेक्ट्रम होगा, इंद्रधनुष होगा, प्रकीर्णन होगा, कोलाइड होगा। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, जो भी साथियों को पता है, जो हमारी बहनों को पता है, मेरी बहन कमेंट जरूर करना आप लोग, ठीक है। आप लोग को पता रहेगा इसका प्रश्न का आंसर, तो बता दी, इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा स्पेक्ट्रम, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी साथियों, अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को सभी साथी ध्यान से पढ़ेंगे। यह प्रश्न हमारा क्या पूछा है, प्रश्न हमारा बादलों का है, ध्यान रखना है। प्रश्न हमारा बादलों का प्रश्न क्या है, अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित बादलों को क्या कहा जाता है। बादलों को क्या कहा जाता है, अत्यधिक जो ऊंचाई पर हमारा स्थित बादल होता है उसको क्या कहा जाता है, यही बताना आप लोग को। क्या उच्च स्तरीय बादल बोला जाता है, पच्छाद मेघ बोला जाता है, कपासी मेघ बोला जाता है, आस्तरीय मेघ बोला जाता है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का, बहुत ही सिंपल एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्च स्तरीय बादल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी मित्र भाई लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। हम लोग एक एक प्रश्न को बहुत गौर से पढ़ेंगे, और इसी क्लास में सारे प्रश्नों को रटवा दूंगा, इतनी मेरी तो गारंटी पक्का है, ठीक है। और आप लोग को ऐसी क्लास आप लोग को मिल जाए कहीं यूट्यूब पे ना, तो आप लोग मुझे बताना सर, ठीक है। ऐसी कोई ना आप लोग को नहीं बताएगा साथी, इतनी बातों को ध्यान रखना। जिस प्रकार से मैं सारी PYQ को रटवा दे रहा हूँ आप लोग को ना, वैसे कोई नहीं बताएगा साथी। बहुत करेंगे, 4-5 PYQ बता देंगे, उसके बाद मिक्सिंग प्रश्न डाल देते साथ, ठीक है। लेकिन हमारे किसी भी वीडियो में ऐसा कोई भी आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है साथी, ठीक है। जो बताता हूँ वो पूरा जेन्युइन रहता है, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना। यह प्रश्न पूछा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में निम्न में से कौन सा वृक्ष पाया जाता है। साथी वृक्ष वनों से प्रश्न पूछा है साथी, ठीक है। इतनी बातों को गौर से सुनना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में निम्न में से कौन सा वृक्ष पाया जाता है। तो आबनूस है, कैक्टस है, देवदार है, और क्या है, स्प्रूस वृक्ष है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है, जो भी साथी भाई बहनों को पता है, साथी भाई बहन हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो बता दी, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका आबनूस, आप लोग का राइट आंसर हो जाए, ठीक है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी मित्रों, अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं सभी साथी हमारे, ठीक है। बाकी आप लोग 5 प्रश्नों को पढ़िए। आज का 5 प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। निवल निवेश को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या बोला है, निवल निवेश को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या आंसर आपको ऑप्शन क्या दिया है, सकल निवेश मूल्यह्रास, सकल निवेश प्लस मूल्यह्रास, और आपका 2 ऑप्शन आप लोग का सकल निवेश प्लस बीमा योजना, सकल निवेश प्लस
अधिमूल्य प्लस बैंक बचत। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? जो भी हमारे प्रिय साथियों को पता है वो मेरे साथी कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि निवल निवेश को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो बता दें साथी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आप लोग का सकल निवेश मूल ह्रास आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे भाई बहन अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी साथियों अब हम चलते हैं स्टेप बाई अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे? आज का हमारा 6 प्रश्न है और 6 प्रश्न पूछा हमारा खेलकूद का। और आप लोग को पता होना चाहिए खेलकूद जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं और रिपीट सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इतनी बात को गौर से सुनना। तो बोला है गोल करने की क्रिया का संबंध निम्न में से किस खेल से है? गोल करने की क्रिया का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो खेलकूद का प्रश्न है और इंपॉर्टेंट तो होगा आप लोग का। ठीक है, जितने भी स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछा तो वो सभी आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा प्रश्न रिपीट भी होते हैं साथ। ठीक है, तो बोला है वॉलीबॉल है, वाटर पोलो है, कबड्डी है, क्रिकेट है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा आप लोग को बता दें वाटर पोलो आप लोग का राइट आंसर हो जाए। ठीक है, तो सभी मित्र भाई अच्छे से क्लियर हो चुके हैं साथी। ठीक है, ये प्रश्न हमने 6 प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखा और आप लोग से मैंने बोला था 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए। आप लोग को एक खुद आइडिया हो जाएगा आप लोग के लिए ये प्रश्न स्पेशल है, इम्पोर्टेंट है, देखने लायक है, आपके लिए एग्जाम के लिए सपोर्टिंग है या नहीं है साथी। ठीक है, तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी साथियों को मित्रों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर हमारा 7 है, तो 7 प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न हमारा संविधान का है और पॉलिटी के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पॉलिटी से 10 से 12-15 प्रश्न पूछे जाते हैं, इतनी बात को ध्यान रखना क्योंकि जो हमारे साथी रेगुलर वीडियो को देखते होंगे उनको सब कुछ पता होगा कि पॉलिटी और आप लोग की हिस्ट्री और खेलकूद से कितने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और रिपीट होने का तो बहुत ही अधिक चांस होता है इन लोग से। तो प्रश्न पूछा 7वां, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? तो किस सन में हुआ था साथी यह बताने का प्रयास करेंगे हमारे। 1966 है, 1976 है, 1986 है, 1956 है। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? कितना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण नहीं है आप लोगों को खुद पता होगा। तो बताने का सभी साथी हमारे प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष पारित हुआ। तो इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल एंड राइट आंसर हो जाएगा बता दें साथियों, तो 1976 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी साथियों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न हमारा 8वां है, तो 8वां प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे साथी। ठीक है, आज का 8वां प्रश्न बोला है आय से। आय का प्रश्न है, बोला है आय की असमानता को मापने की सबसे परिशुद्ध कौन सी है? आय की असमानता को मापने क्या बोला है? मापने की सबसे परिशुद्ध कौन सी है? तो ऑप्शन क्या है? ग्रेसम वक्र है, लारेंज वक्र है, लाफिर वक्र है, जोबेर वक्र है। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो सकता है? प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोग के लिए प्रश्न बोला है हमारा, एक बार फिर रिपीट करते हैं। आय की असमानता को मापने की सबसे परिशुद्ध कौन सी है? तो बता दें साथियों मेरे भाई बहनों इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा पता है आप लोग को? बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए, बहुत ही लारेंज वक्र आप लोग का राइट आंसर हो जाए। ठीक है, तो सभी हमारे मित्र भाई अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी साथियों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर हमारा 9 है, तो 9 प्रश्न क्या बोला है सभी साथी ध्यान से पढ़ेंगे। या 9 प्रश्न बोलने का तात्पर्य क्या बोला है? बोला है यूएनडीपी ने पहली मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? किस सन में प्रकाशित की थी यह बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न पूछा है यूएनडीपी ने पहली मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित की? तो कब की? 1989 में की। ठीक है, 1990 में की, 1992 में की, 1991 में की। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा स्पेशल एंड राइट आंसर क्या हो सकता है? कितना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है? तो सभी साथी हमारा कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि मित्रों इस प्रश्न का हमारा यही राइट आंसर होगा। बता दें साथी इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा 1990 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे मित्र भाई अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हमने 9 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को कंप्लीटली आपको बता दिया किसी भी डाउट के अनुसार। ठीक है, कोई भी डाउट आप लोग को कोई भी साथी को नहीं, कोई मेरी बहन को डाउट हो तो मेरी बहन कमेंट करना आप लोग, ठीक, घबराने कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको मैं भाई हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
तो बाकी साथियों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर 10वां है, तो 10वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। 10वां प्रश्न बोला है मानसून शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ। तो मानसून का प्रश्न है आप लोग के लिए, ठीक है। तो मानसून का जो मानसून शब्द है उद्भव किस भाषा से हुआ। तो क्या है, ऑप्शन दिया है आप लोग का, रोमन है, अरबी है, ग्रीक है और इटालियन है। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जो भी साथी भाई बहनों को पता हो, मेरे साथी भाई बहनों कमेंट करने का प्रयास करेंगे, इस प्रश्न का ही आंसर होगा। तो मानसून शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है। तो बता दें साथी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, अरबी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, अरबी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी साथियों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर हमारा पूछा है, आज का प्रश्न है 11 प्रश्न क्या पूछा है। जो भी साथी पता है वो साथी हमारे कमेंट करेंगे आज के 11 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। बोला है गल्फ धारा की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। जो हमारी गल्फ धारा होती है उसकी विशेषता निम्न में से क्या है। तो क्या है, गर्म महासागरीय धाराएं हैं, ठंडी महासागरीय धाराएं हैं, विश्व प्रतिधारा है, दक्षिणी प्रवाही धारा है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो सभी साथी कमेंट करने का प्रयास करेंगे, इस प्रश्न का ही आंसर होगा। तो बता दें मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या होगा, गर्म महासागरीय धाराएं आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्या, गर्म महासागरीय धारा आप लोग का क्या होगा साथी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथी, यही वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, गर्म महासागरीय धारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो आज का प्रश्न नंबर हमारा है 12th प्रश्न नंबर है, यानी 12 प्रश्न है। तो 12 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। यह 12 प्रश्न हमारा क्या बोला साथी, 12 प्रश्न बोला है कि 1960 में हुई बांडीवास के युद्ध में किसकी हार हुई साथी। 1960 ईस्वी में हुई बांडीवास के युद्ध में किसकी हार हुई साथी। क्या फ्रांसीसी की हार हुई थी, डच की हार हुई थी, पुर्तगाली की हार हुई थी, ब्रिटिश की हार हुई थी। इन चारों ऑप्शन में से आप लोग का करेक्ट आंसर कौन सा होगा साथी, ठीक है। तो कमेंट करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई बहन। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा फ्रांसीसी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी हमारे भाई बहन अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, फ्रांसीसी क्या होगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रिय साथियों आज का 13 प्रश्न बोला है, आज का 13 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। आज का 13 प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा भी है थोड़ा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस प्रश्न को समझने का प्रयास करना आप लोग। बोला है यदि अदालत को लगता है कि कोई विशिष्ट पदाधिकारी अपनी विधिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, जिससे किसी व्यक्ति के अधिकारों का वाहन का हनन हो रहा है, ऐसे में अदालत द्वारा जारी किया जाने वाला परमादेश कौन सा है, ठीक है। तो क्या पूछा है, यदि अदालत को लगता है कि कोई विशिष्ट पदाधिकारी अपने विधिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, जिससे किसी व्यक्ति के अधिकारों का वाहन का हनन हो रहा है, ऐसे में अदालत द्वारा जारी किया जाने वाला परमादेश कौन सा है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर एंड करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी हमारे। परमादेश होगा, प्रतिषेध होगा, उत्प्रेषण होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं बताने का प्रयास करूंगा। इस प्रश्न का राइट आंसर परमादेश आप लोग का राइट आंसर हो सकता है, क्या परमादेश आप लोग का, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए, आंसर नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी साथियों मेरे प्रिय साथी आप चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो सभी साथी कमेंट करेंगे आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है साथी, ठीक है। इतनी बात को ध्यान रखना, ठीक है। एक मेरा हौसला तो बढ़ा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आज का हमारा 14 प्रश्न पूछा है उज्जैन का प्रश्न साथी, ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर सा, यानी आप लोग का मंदिरों का प्रश्न। और ये बता दें हर एक PYQ में, हर एक एग्जाम में, ठीक है, आप लोग जैसे RPF कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं उसमें पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं जीके जिसमें, उसमें एक प्रश्न मंदिर से पक्का मिलेंगे आप लोग, ठीक है। और जो प्रश्न में जो रिपीट प्रश्न होते हैं वही रिपीट प्रश्न रिपीट करेगा, बाहर से प्रश्न नहीं लाएगा, इतनी बातों को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो ये प्रश्न दोहरा रहा है, दोबारा बोल रहा है साथी, ठीक है। जो हमारे साथी रेगुलर वीडियो देखेंगे उनको पता होगा प्रश्न दोहराया है कि उज्जैन का प्रसिद्ध जो महाकालेश्वर मंदिर है वह स्थित है, वह कहाँ स्थित। इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है और सभी साथी देखकर बता भी सकते हैं साथी, ठीक है। तो पूछा जो उज्जैन का हमारा प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है वह स्थित है, तो वह स्थित कहाँ है, वह स्थित कहाँ पे है बताना आप लोग को। मध्य प्रदेश में स्थित है,
अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तमिलनाडु में, केरल में। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है, उज्जैन का जो हमारा प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है वह स्थित है, वह स्थित तो पता है आप लोग को मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों, कितनी बातों को ध्यान रखना, वह हमारा कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों, ठीक है। बाकी प्रिय साथी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर बोला, आज का प्रश्न नंबर है हमारा 15। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का 15 प्रश्न क्या बोला साथी, आज का 15 प्रश्न बोला है आप लोग के लिए, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया द्वारा लवण और जल उत्पन्न होती है। वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया द्वारा लवण और जल उत्पन्न होते हैं। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है, आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न साथी, ठीक है। और बता भी सकते हैं सभी हमारे साथी इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया द्वारा लवण और जल उत्पन्न होता है। तो बताने का प्रयास करेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया है वो, अपघटन अभिक्रिया है वो, निष्क्रिय अभिक्रिया है वो, संश्लेषण अभिक्रिया है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी, अच्छे से बता दें। रेडॉक्स अभिक्रिया आप लोग का राइट आंसर हो जाए, ठीक है। वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया द्वारा लवण और जल उत्पन्न होते हैं। तो बहुत ही सिंपल एग्जैक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो बाकी साथियों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोला उसको भी पढ़ लेते हैं। तो आज हमारे 16 प्रश्न, तो 16 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे साथी लोग। आज का 16 प्रश्न बोला है, रिंग नेट और बाल का संबंध, रिंग नेट और बाल का जो संबंध होता है वह निम्नलिखित में से किस खेल से साथी। देखें फिर एक प्रश्न खेलकूद का पूछ दिया, तो इतनी बातों को ध्यान रखना कि खेलकूद के प्रश्न ना 10 प्रश्न तो 100% मुझे लगता है बन ही जाते हैं साथ में, ठीक है। 9-10 प्रश्न आप लोग के बन ही जाते हैं। इतनी बात को ध्यान रखना है कि रिंग नेट और बाल का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किस खेल से है, किस खेल से है। तो क्रिकेट से है, बास्केटबॉल से है, हॉकी से है, वॉलीबॉल से। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है, आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप लोग बता भी सकते हैं, आप लोग पर डिपेंड है। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि रिंग नेट और बाल का जो संबंध है वह निम्न में से किस खेल से है। तो बता दें साथ ही इस प्रश्न का आंसर आप लोग का जो होगा आप लोग का बास्केटबॉल आप लोग का राइट आंसर होगा साथ, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जैक्ट आंसर आप लोग का बास्केटबॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज मोस्टली करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथ ही पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर बोला, आज का 17 प्रश्न, 17 नंबर बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे और सभी साथी बताने का भी प्रयास करेंगे साथ, ठीक है। तो पढ़िए आप लोग। प्रश्न आज का 17 है, मानव शरीर के निम्न में से कौन से अंग द्वारा शरीर में बनने वाले जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का निष्कासन किया जाता है। मानव शरीर के निम्न में से कौन से अंग द्वारा शरीर में बनने वाले नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का निष्कासन किया जाता है। तो साथ ही यह प्रश्न हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम का है, इतनी बातों को ध्यान रखना। आप लोग प्रश्न को पढ़ते आप लोग समझ जाएंगे यह प्रश्न पूछा कहाँ से, ठीक है। यह प्रश्न पूछा हमारा बायोलॉजी का प्रश्न साथी। तो बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। महाधमनी है, गुर्दा है, फेफड़े हैं, रक्त सिराएं है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा, कितना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है तो बताने का प्रयास करें सभी साथी। बता दी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथी बतानेंगे। तो गुर्दा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। क्या गुर्दा आप लोग का सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। गुर्दा आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से हमने 17 प्रश्न को बहुत अच्छे से क्लियर किया। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। आज का प्रश्न नंबर पूछा हमारा 18। क्या 18 प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न 18 है, भारत सरकार की जो प्राथमिक नीतियां हैं, भारत सरकार की प्राथमिक नीतियों का थिंक टैंक क्या है। भारत सरकार की जो प्राथमिक नीतियां हैं उसका थिंक टैंक क्या है। तो साथ ही थिंक टैंक क्या है, इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए कि थिंक टैंक है क्या, ठीक है। थिंक टैंक, ठीक है। तो क्या है, क्षेत्रीय परिषद है, नीति NITI आयोग है, NIT आयोग है, ठीक है। और वित्त आयोग है। क्या क्या है आप लोग का, क्षेत्रीय परिषद है, नीति NIT आयोग है, वित्त आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा राइट करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। बता दी मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा नीति आयोग, नीति NITI आयोग आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रश्न पूछा था हमारा भारत सरकार की प्राथमिक नीतियों का थिंक टैंक क्या है, तो नीति NITI आएगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी साथियों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा आप लोग की स्क्रीन पे, आज का हमारा है 19 प्रश्न। तो 19 प्रश्न क्या बोला, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। बोला है स्टोमेटा रंध्रों में रक्ष कोशिका, क्या बोला है, स्टोमेटा रंध्रों में रक्ष कोशिकाओं का जो कार्य होता है वह क्या होता है।
स्टोमेटा रंध्रों में रक्षी कोशिकाओं का जो कार्य होता है वह क्या होता है? स्वच्छता और सहारा होता है, खोलना और बंद करना होता है, पाचन और मल उत्सर्जन। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है? जो भी साथियों को पता है वो साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का हमारा राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। स्टोमेटा रंध्रों में रक्षी कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? तो बता दें मित्र भाई, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए क्या होगा? खोलना और बंद करना। ठीक है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न था आप लोग के लिए। ठीक है, स्टोमेटा रंध्रों में रक्षी कोशिकाओं का जो कार्य होता है वह क्या होता है? खोलना और बंद करना होता है। बाकी साथ ही अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा 20वां प्रश्न है। जब 20वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे सभी हमारे प्रिय साथियों। 20 प्रश्न क्या बोला है? ध्यान से पढ़िए। बोला है किसने संविधान के, देख लीजिए फिर हमारे संविधान से प्रश्न बना है साथी। इतनी बातों को तो गौर से सुनना आप लोग। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ ना आप लोग के लिए 100% रियल बता रहा हूँ साथी। ठीक है, किसने संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की? किसने संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक तौर पर संवैधानिक सभा की मांग की? ठीक है, तो उदारवादी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, स्वराज पार्टी है, उग्रवादी है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? किसने संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न साथी, तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो बता दें साथी इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या होगा? आप लोग का बता देना क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्टली करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बाकी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी। हमारे आज का प्रश्न नंबर 21 है। 21 प्रश्न भी हमारा पूछा है संविधान का ही साथी। ठीक है, पॉलिटी का प्रश्न है और पॉलिटी सबसे ज़्यादा आप लोग का महत्व योगदान दिखाता है उसमें आप लोग का एग्जाम में। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का प्रावधान किसके लिए किया गया है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का प्रावधान किसने किया गया? तो जो भी साथी पता है इस प्रश्न का आंसर वह साथी हमारा कमेंट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इतनी बातों ध्यान रखना आप लोग। क्या प्रश्न है? सभी नागरिक के लिए, ये हमारा ऑप्शन है, सभी नागरिक के लिए, पड़ोसी देश के नागरिकों के लिए, अपरदेशियों एलियन के लिए, विदेशियों के लिए। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी हमारे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों के लिए। क्या होगा? सभी नागरिकों के लिए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न जो हमारा है 22 प्रश्न है, तो 22 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी हमारे अच्छे से। आज का 22 प्रश्न क्या बोला है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो उदाहरण है वह क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ जो मैग्नीशिया का उदाहरण है वह क्या है साथी? एंटी एसिड है, एंटी पैरासाइट है, एंटी पायरेटिक है, एंटीबायोटिक्स है। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा साथी? आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप लोग समझ सकते हैं प्रिय साथी। ठीक है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद तेज है। आरपीएफ का एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोग तेज नहीं है साथी। ठीक है, इतना अनुमान आप लोग लगा सकते हैं, इतना आप लोग के पास दिमाग है, सेंस है साथी। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग का एंटी एसिड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो उदाहरण है वो एंटी एसिड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी साथ ही हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज का हमारा प्रश्न नंबर 23 है, तो 23 प्रश्न को ध्यान से देखें साथी। ठीक है, आज का जो प्रश्न नंबर साथी हमारा 23 है, तो 23 प्रश्न को ध्यान से देखें सभी साथी हमारे अच्छे से। बोला प्रश्न नंबर 23 बोला है साक्षी मलिक का जो संबंध है वह निम्न में से किस खेल से है साथी? ठीक है, फिर देखिए ध्यान से पढ़िए आप लोग। ये प्रश्न भी हमारा पूछ दिया, फिर खेल का प्रश्न पूछ दिया। ठीक है, जो साक्षी मलिक का जो संबंध होता है, साक्षी मलिक का जो संबंध होता है वह निम्न में से किस खेल से है? किस खेल से साथी बताने का प्रयास करेंगे किस खेल से है? कुश्ती से है, क्या है? कुश्ती से है, गोला फेंक से है, भाला फेंक से है, भारोत्तोलन से साथी। ठीक, इस प्रश्न का बताने का प्रयास करेंगे साथी। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? साक्षी मलिक का जो संबंध है वो निम्न में से किस खेल से है? क्या है? कुश्ती है, गोला फेंक है, भाला फेंक है, भारोत्तोलन। तो साथी बता दी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए क्या होगा पता है आप लोग को? क्या होगा? आप लोग का कुश्ती आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुश्ती क्या होगा? आप लोग का कुश्ती आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न पूछा, आज का हमारा प्रश्न साथी क्या है? प्रश्न नंबर पूछा हमारा 24 प्रश्न साथी। ठीक है,
तो इस 24 प्रश्न को ध्यान से पढ़ना साथी, ठीक है। पूछा प्रश्न 2011 के विश्व कप के दौरान, क्या पूछा है, 2011 के विश्व कप के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था। 2011 के विश्व कप के दौरान जो भारतीय टीम का जो हमारा कप्तान था वह कौन था। महेंद्र सिंह धोनी था, विराट कोहली था, सौरव गांगुली था, युवराज सिंह था। तो साथी इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जो भी मेरे प्रिय साथियों को, मेरे बहनों को, मेरे भाइयों को, मेरे भैयों को पता है तो सभी लोग कमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आप लोग का महेंद्र सिंह धोनी। कितने साथियों का आंसर सही था वो कमेंट करेंगे साथी, ठीक है। कमेंट तो कर सकते हैं आप लोग, इसमें कोई पैसा नहीं लगता मेरे भाई, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता, आप कमेंट कर सकते हैं साथी, ठीक है। तो बहुत ही निःशुल्क आप लोग के लिए सेवा है। तो अब पढ़ते हैं आज के हम अंतिम प्रश्न की ओर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न आप लोग के लिए बोला है 25 प्रश्न साथी, ठीक है। इतनी बातों गौर सुनना। आज का 25 प्रश्न है और इस 25 प्रश्न को करने के बाद आप लोग को स्टेप बाय सभी साथियों को बताना है कमेंट बॉक्स में पूरे 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोग के सही है, कितने प्रश्न गलत है और आपको वीडियो कैसा लगा साथी, ठीक है। दिल को छुआ होगा ना तो एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब करके चलना साथी, ठीक है, ये अपने भाई के लिए। तो पढ़िए 25 प्रश्नों को बोला है 25 प्रश्न। वायु को जो अपर्तनांक होता है वह क्या होता है। प्रश्न पूछा हमारा फिजिक्स का, क्या पूछा है, फिजिक्स का प्रश्न साथी, ठीक है। इतनी बात को ध्यान रखना, फिजिक्स का प्रश्न है और फिजिक्स का प्रश्न आप लोग को मैंने बोला था आपसे 3 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न आप लोग को इसी में मिल गया आप लोग को, ठीक है। 30 प्रश्न में 2 प्रश्न मिल गए साथ, ठीक है। वायु को जो अपर्तनांक होता है वह क्या होता है। 1.003 होता है, 1.47 होता है, 2.1 होता है, 1.5 होता है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बता दें मित्रों। इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, क्या होगा, 0.003 आप लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। 0.003 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से हमारे प्रिय मित्रों क्लियर हो चुके हैं। पूरे हमने 25 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को कंप्लीटली डिटेल साथ आप लोग को बता दिया। और आप लोग को बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग को वीडियो कैसा लगा। थोड़ा दिल पे वीडियो लगाओ ना तो एक सब्सक्राइब और लाइक करके जाना मित्रों, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। बस आप लोग यही कहना चाहूँगा, आप लोग जितना हो सके उतना PYQ के क्वेश्चनों को हल कीजिए, प्रैक्टिस हेड हल कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए, वो भी टेस्ट बुक पे 2 मॉक टेस्ट पक्का दीजिए एक दिन में साथी, ठीक है। इतनी बातों गौर सुनना। अगर सिलेक्शन लेना है तो मेरी बातों को आप लोग को ध्यान से सुनना पड़ेगा साथी, ठीक है। बाकी आप लोग से मैंने जो बताया था उसी बातों को ध्यान रखना। बस जितना बता दूँ मात्र आप लोग 3 चीज़ों को क्लियर कीजिए, मात्र 3 चीज़ों को। अभी बताया आप लोग को क्या, PYQ के क्वेश्चनों को, प्रैक्टिस सेट को और भी मॉक टेस्ट को, ठीक है, मॉक टेस्ट को साथी, ठीक है। यही 3 चीज़ आप लोग के लिए बहुत ही लाइफ में इंपॉर्टेंट होगी वर्दी दिलाने के लिए साथी, ठीक है। बस बाकी आप लोग मेहनत कीजिए अच्छे से। बस इस वीडियो में इतना ही। आज का पार्ट हमारा जो 86 था, हम जल्द पार्ट मिलेंगे 87 पार्ट। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।